Welcome back to the Mosby and Kleck's Child Health Nursing. Starting from question 81. A nurse is caring for an infant with phenylketonuria. What diet should the nurse anticipate will be ordered by the healthcare provider? एक इन्फेंट को फिनाइलकीटोन्यूरिया की कंडीशन है, तो क्या डाइट प्रोवाइड की जाएगी इन्फेंट के लिए बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर? ऑप्शन फर्स्ट फैट फ्री डाइट, ऑप्शन सेकंड प्रोटीन एनरिच्ड, ऑप्शन थर्ड फिनाइल एलेनिन फ्री डाइट एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ लो फिनाइल एलेनिन डाइट. तो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे. फिनाइल एलेनिन एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जो कन्वर्ट होता है टायरोसिन में विद द हेल्प ऑफ फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम. अगर किसी बच्चे में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी हो जाए तो फिनाइल एलेनिन टायरोसिन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा और ब्लड के अंदर, बॉडी के अंदर डिपॉजिट होने लगेगा. उस कंडीशन को ही क्या बोलते हैं? फिनाइलकीटोन्यूरिया. तो फिनाइलकीटोन्यूरिया की कंडीशन में बच्चे को हमेशा लो फिनाइल एलेनिन डाइट दी जाती है और करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ लो फिनाइल एलेनिन डाइट. कभी भी फिनाइल एलेनिन फ्री डाइट बच्चे को नहीं देंगे, हमेशा लो फिनाइल एलेनिन डाइट देंगे. क्यों? क्योंकि फिनाइल एलेनिन हमारा एक एसेंशियल अमाइनो एसिड है जिसकी बॉडी को रिक्वायरमेंट जरूरी है. तो फिनाइल एलेनिन का अमाउंट उतना ही रखेंगे जितना ब्लड में सेफ रहेगा और बच्चे की ग्रोथ के लिए ऑप्टिमम रहेगा. Moving on to the next question 82. What should the nurse include in the teaching plan for parents of an infant diagnosed with phenylketonuria? कि एक इन्फेंट डायग्नोज हुआ है फिनाइलकीटोन्यूरिया से, तो नर्स टीचिंग प्लान में क्या इंक्लूड करेगी पेरेंट्स के लिए? ऑप्शन फर्स्ट मेंटल रिटार्डेशन अकर्स इफ़ पीकेयू इज़ अनट्रीटेड. कि मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिलेंगी बच्चे में अगर फिनाइलकीटोन्यूरिया अनट्रीटेड रह जाता है तो. टेस्टिंग फॉर पीकेयू इज़ डन इमीडिएटली आफ्टर बर्थ. पीकेयू की टेस्टिंग आफ्टर बर्थ, इमीडिएट आफ्टर बर्थ की जाएगी. ऑप्शन थर्ड इन ट्रीटमेंट फॉर पीकेयू इंक्लूड्स लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस. लाइफ लॉन्ग मेडिकेशंस रहेंगी. पीकेयू इज ट्रांसमिटेड बाय एन ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन. पीकेयू ट्रांसमिट होता है हमारा ऑटोजोमल डोमिनेंट जीन से. तो नर्स क्या टीचिंग देगी पेरेंट्स को? जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे. सो फिनाइलकीटोन्यूरिया में हमें पता है कि फिनाइल एलेनिन का लेवल ब्लड में इंक्रीज़ हो जाता है. ये फिनाइल एलेनिन का लेवल फर्दर मेटाबॉलिक बाय प्रोडक्ट्स बनाएगा जो कि फर्दर जाकर ब्रेन सेल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देते हैं. ब्रेन सेल्स के डैमेज होने की वजह से मेंटल रिटार्डेशन बच्चे में देखने को मिल सकती है अगर फिनाइलकीटोन्यूरिया को टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो नर्स इंपॉर्टेंट टीचिंग क्या प्रोवाइड करेगी पेरेंट्स को कि मैनेजमेंट ऑफ फिनाइलकीटोन्यूरिया इज़ नेसेसरी. अगर फिनाइलकीटोन्यूरिया को अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 83. द पेरेंट्स ऑफ अ न्यूबॉर्न विद फिनाइलकीटोन्यूरिया नीड हेल्प एंड सपोर्ट in adhering to the specific dietary restrictions. They ask the nurse, how long will our child have to be on this diet? How should the nurse respond? एक बच्चे को फिनाइलकीटोन्यूरिया की कंडीशन है तो पेरेंट्स नर्स से पूछ रहे हैं कि कितने टाइम पीरियड तक, हाउ लॉन्ग देयर चाइल्ड विल बी ऑन दिस डाइट, कितने टाइम पीरियड तक बच्चा लो फिनाइल एलेनिन डाइट पर रहेगा. तो नर्स कैसे रेस्पॉन्ड करेगी? ऑप्शन फर्स्ट वी स्टिल आर नॉट श्योर, यू शुड डिस्कस दिस विद योर हेल्थ केयर प्रोवाइडर. कि हम श्योर नहीं हैं, आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर से डिस्कस कीजिए. ऑप्शन सेकंड इफ़ योर बेबी डज वेल फूड्स कंटेनिंग प्रोटीन कैन ग्रेजुअली बी इंट्रोड्यूस्ड. अगर आपका बच्चा वेल परफॉर्म करता है अच्छी डाइट की वजह से तो हाई प्रोटीन फूड इंट्रोड्यूस कराएंगे जल्दी. ऑप्शन थर्ड योर चाइल्ड नीड्स टू बी ऑन दिस डाइट एटलीस्ट थ्रू एडोलेसेंट एंड इनटू एडल्टहुड. कि आपके बच्चे को लो फिनाइल एलेनिन डाइट पे कम से कम एडोलेसेंस और एडल्टहुड तक रहना होगा. ऑप्शन फोर्थ दिस इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम एंड इट इज़ रिकमेंडेड दैट डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस मस्ट बी कंटिन्यूड. कि फिनाइलकीटोन्यूरिया लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम रहेगी तो कंप्लीट लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू रखनी होगी डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस. सो जल्दी से अपना आंसर सोच लेंगे.
सो द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। फिनाइल कीटोन्यूरिया कंडीशन लाइफ लॉन्ग रहेगी बच्चे को, तो जो डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस होंगे लो फिनाइल एलानिन डाइट बच्चे को लाइफ लॉन्ग प्रोवाइड की जाएगी। सो राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 84। A nurse plans to discuss childhood nutrition with a group of parents whose children have Down syndrome in an attempt to minimize a common nutritional problem. What problem should be addressed? एक नर्स प्लान कर रही है डिस्कस करने के लिए अबाउट दी चाइल्डहुड न्यूट्रिशन विद अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स जिनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है। ऐसे ग्रुप ऑफ पेरेंट्स के साथ चाइल्डहुड न्यूट्रिशन को डिस्कस करने की प्लान कर रही है नर्स जिनके बच्चे को डाउन सिंड्रोम की कंडीशन प्रेजेंट है, इन एन अटेम्प्ट टू मिनिमाइज अ कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम, ताकि वो एक कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम को मिनिमाइज कर सके जो ज़्यादातर डाउन सिंड्रोम के बच्चे में देखने को मिलती है। व्हाट प्रॉब्लम शुड बी एड्रेस्ड? तो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है क्वेश्चन में कि डाउन सिंड्रोम में बच्चे को क्या कॉमन न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम देखने को मिलती है। ऑप्शन फर्स्ट रिकेट्स, ऑप्शन सेकंड ओबेसिटी, ऑप्शन थर्ड अनीमिया एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ रुमिनेशन। जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड ओबेसिटी। डाउन सिंड्रोम के बच्चों में ज़्यादातर सबसे कॉमन जो न्यूट्रिशन प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो होती है ओबेसिटी, जिसका मेन रीज़न होता है हाई कैलोरी इनटेक एंड लो फिजिकल ग्रोथ। कैलोरी इनटेक तो हाई रहेगी नॉर्मल से ज़्यादा, लेकिन बच्चे की फिजिकल ग्रोथ कम रह जाती है डिसीज़ कंडीशन की वजह से, तो ओबेसिटी मोस्टली डाउन सिंड्रोम के बच्चों में देखने को मिलती है। रिकेट्स देखने को मिलती है हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से, रिकेट्स की कंडीशन इन द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। अनीमिया देखने को मिलता है मोस्ट कॉमनली आयरन की डेफिशिएंसी की वजह से न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम में। और रुमिनेशन होता है हमारा, रुमिनेशन मोस्टली इन्फेंसिव टाइम पीरियड में देखने को मिलता है बच्चे में, जब बच्चा कोई फीड लेता है और उसको वापस से रिगर्जिटेट करके माउथ में ले आता है, उस कंडीशन को रुमिनेशन बोलते हैं। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन 85। अ नर्स इज केयरिंग फॉर एन 3-month-old infant whose abdomen is distended and whose vomitus is bile stained. The nurse suspects an intestinal obstruction. What clinical manifestations supports this suspicion? Select all that apply. कि एक 3-month-old इन्फेंट है जिसका एब्डोमेन डिस्टेंडेड देखा गया, बाइल स्टेन्ड वोमिटिंग देखी गई, तो नर्स ने सस्पेक्ट किया कि इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन हो सकती है। तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन के सस्पिशियस को कौन कौन से साइन एंड सिम्टम्स मैनिफेस्टेशन सपोर्ट करेंगे? ऑप्शन फर्स्ट वीक पल्स, ऑप्शन सेकंड हाइपोटोनिसिटी, ऑप्शन थर्ड पैरोक्सिमल पेन, ऑप्शन फोर्थ हाई पिच्ड क्राई एंड ऑप्शन फिफ्थ ग्रंटिंग रेस्पिरेशन। सो जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे। So the correct answer will be option third and fifth. इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में पैरोक्सिमल पेन देखने को मिल सकता है, साथ में ग्रंटिंग रेस्पिरेशंस भी देखने को मिल सकती है। पैरोक्सिमल पेन होता है एक्सट्रीम पेन देखने को अगर मिले, एक्सट्रीम शार्प पेन अगर बच्चे में देखने को मिलता है एकदम से, तो वो मोस्टली हमारा रिलेटेड होता है इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन की कंडीशन से। ग्रंटिंग रेस्पिरेशन देखने को मिल सकती है, एब्डोमिनल डिस्टेंशन थी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन की वजह से डायफ्राम अपवर्ड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिससे कि ग्रंटिंग रेस्पिरेशन देखने को मिल सकती है। अदर ऑप्शंस आर इनकरेक्ट, वीक पल्स देखने को नहीं मिलती इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन में, हाइपोटोनिसिटी रिलेटेड नहीं है, हाई पिच्ड क्राई भी नहीं देखने को मिलती, हाई पिच्ड क्राई मोस्टली हमारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होता है। सो ऑप्शन थर्ड एंड फिफ्थ इज करेक्ट। Moving on to the next question 86. A nurse is discussing the care of an infant with colic with the parents. What should the nurse explain is the cause of the colicky behavior? एक नर्स डिस्कस कर रही है केयर ऑफ इन्फेंट के बारे में पेरेंट्स के साथ, जिसमें बच्चे को क्या कंडीशन है, कॉलिक की कंडीशन प्रेजेंट है। तो नर्स कैसे एक्सप्लेन करेगी बच्चे का ये कॉलिकी बिहेवियर को? ऑप्शन फर्स्ट इनएडिक्वेट पेरिस्टालसिस, ऑप्शन सेकंड पैरोक्सिमल एब्डोमिनल पेन, ऑप्शन थर्ड
allergic response to certain protein in milk. Option fourth, protective mechanism designed to eliminate foreign proteins. So जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे. सो नर्स को पेरेंट्स को बच्चे का कोलिकी बिहेवियर एक्सप्लेन करना है कि कोलिकी बिहेवियर कैसा होता है, इसको नर्स कैसे एक्सप्लेन करेगी. सो हमारा करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन सेकंड. पैरोक्सिमल एब्डोमिनल पेन इज सेम एज सिमिलर टू दी कोलिकी पेन. कोलिकी पेन या फिर पैरोक्सिमल एब्डोमिनल पेन सडन पेन देखने को मिलता है. सडन पेन होता है हमारा इंटेस्टाइन्स में या फिर किसी होलो ऑर्गन होलो ट्यूब में सडन पेन हो जाए किसी भी कारण से, उसको ही बोलते हैं कोलिकी पेन या फिर पैरोक्सिमल एब्डोमिनल पेन. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 87. A 1-month-old infant is admitted to the pediatric unit with a tentative diagnosis of Hirschsprung's disease, congenital aganglionic megacolon. What procedure does the nurse expect to be used to confirm the diagnosis? एक 1-month-old इन्फेंट है जो पीडियाट्रिक यूनिट में एडमिट हुआ है, जिसको कंडीशन प्रेजेंट है हिस्प्रंग्स डिसीज़, और क्या बोलते हैं इसको, कंजेनाइटल एगैंग्लियोनिक मेगाकोलोन. क्या प्रोसीजर हिस्प्रंग्स डिसीज़ के डायग्नोसिस को कंफर्म करेगा, या फिर हिस्प्रंग्स डिसीज़ का हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस क्या होता है? ऑप्शन फर्स्ट कोलोनोस्कोपी, ऑप्शन सेकंड रेक्टल बायोप्सी, ऑप्शन थर्ड मल्टीपल सेलाइन एनिमाज, एंड लास्ट ऑप्शन फोर्थ फाइब्रोप्टिक नेजोएंट्रिक ट्यूब. तो जल्दी से अपना आंसर लगाएंगे. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सेकंड. रेक्टल बायोप्सी इज द कंफर्मेटरी डायग्नोसिस फॉर द कंडीशन हिस्प्रंग्स डिसीज. हिस्प्रंग्स डिसीज में रेक्टल बायोप्सी परफॉर्म की जाती है, जहां से बायोप्सी में हम गैंग्लियोनिक सेल्स को देखते हैं कि गैंग्लियोनिक सेल्स अगर प्रेजेंट है रेक्टल बायोप्सी के अंदर तो हिस्प्रंग्स डिसीज़ नहीं है. अगर गैंग्लियोनिक सेल्स एब्सेंट है बायोप्सी में तो हिस्प्रंग्स डिसीज़ हमारा कंफर्मेटरी डायग्नोसिस हो जाएगा रेक्टल बायोप्सी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 88. अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर orders a tap water enema for a 6-month-old infant with suspected Hirschsprung's disease. What rationale caused the nurse to question the order? एक हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने ऑर्डर किया टैप वाटर एनिमा फॉर अ 6-month-old इन्फेंट जिसको हिस्प्रंग्स डिसीज़ है. तो नर्स क्या रेशनल देगी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के इस ऑर्डर को क्वेश्चन करने के लिए? ऑप्शन फर्स्ट, द रिजल्ट कुड बी लॉस ऑफ नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स, कि टैप वाटर एनिमा नहीं देंगे क्योंकि उसकी वजह से नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स का लॉस हो सकता है. ऑप्शन सेकंड, इट कुड कॉज अ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, कि टैप वाटर एनिमा देने से फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो सकता है. ऑप्शन थर्ड, इट कुड इंक्रीज द फियर ऑफ इंट्रूसिव प्रोसीजर्स, कि ये इंट्रूसिव प्रोसीजर्स का फियर इंक्रीज कर देगा. ऑप्शन फोर्थ, द रिजल्ट कुड कॉज शॉक फ्रॉम अ सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर, कि टैप वाटर एनिमा की वजह से जिसका टेम्परेचर कम होगा उसकी वजह से बच्चे में शॉक हो सकता है. तो जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे. So the correct answer will be option second. It could cause a fluid and electrolyte imbalance. अगर टैप वाटर एनीमा दिया जाए बच्चे में, टैप वाटर एनीमा होता है हमारा हाइपोटोनिक एनीमा. टैप वाटर एनीमा अगर बच्चे में दिया जाएगा तो टैप वाटर एनीमा हाइपोटोनिक इन कंसंट्रेशन होता है, तो मतलब जो इतना भी फ्लूइड होगा, सॉल्वेंट होगा, वो मूव करने जाएगा इनसाइड दी बाउल. फ्लूइड सॉल्वेंट बाउल में मूव करेगा तो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के सबसे ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं. सो ऑप्शन सेकंड इज राइट आंसर. इंट्रूसिव प्रोसीजर्स का फियर क्यों नहीं आएगा बच्चे में? क्योंकि अभी बच्चे की एज बताई गई है 6 मंथ ओल्ड, बच्चा अभी इन्फेंसी पीरियड में है. प्री स्कूलर बच्चे के अंदर इंट्रूसिव प्रोसीजर्स का फियर हो सकता है. शॉक क्यों नहीं देखने को मिलेगा सडन ड्रॉप इन टेम्परेचर की वजह से? क्योंकि टैप वाटर एनीमा का टेम्परेचर नॉर्मल रखा जाता है, ज़्यादा लो टेम्परेचर नहीं होता. इसलिए ऑप्शन फोर्थ, थर्ड इनकरेक्ट. ऑप्शन फर्स्ट इज ऑल्सो इनकरेक्ट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन 89.
An order is written for an isotonic enema for a 2-year-old child. What is the maximum amount of fluid the nurse should administer without a specific order from the healthcare provider? So क्वेश्चन है हमारा कि एक आइसोटोनिक एनीमा लिखा गया है बच्चे के लिए, 2-year-old चाइल्ड के लिए, तो नर्स कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनीमा दे सकती है, बच्चे में एडमिनिस्टर कर सकती है अगर हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने स्पेसिफाई नहीं किया तो। मतलब हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने ऑर्डर आइसोटोनिक एनीमा का दे दिया, लेकिन ये स्पेसिफाई नहीं किया कि कितने ml बच्चे को देना है। ऑप्शन फर्स्ट 100 to 150, ऑप्शन सेकंड 155 to 250, ऑप्शन थर्ड 255 to 360 ml एंड लास्ट ऑप्शन 4 365 से 500 ml। तो सेफ रेंज क्या रहेगी एनीमा की जो हम टोडलर एज में, 2-year-old चाइल्ड एज में बच्चे को दे सकते हैं? जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे। So the correct answer is option third, 255 to 360 ml। टोडलर एज चाइल्ड में मैक्सिमम ऑफ 360 ml एनीमा दे सकते हैं विदाउट द ऑर्डर ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर। 360 ml से ज़्यादा एनीमा नहीं देंगे क्योंकि बच्चे में ईजिली फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो सकता है, इसलिए मैक्सिमम टू मैक्सिमम 360 ml एनीमा नर्स दे सकती है। Moving on to the next question 90. A 5-month-old infant develops severe diarrhea and is given IV fluids. What is the rationale for the nurse to closely monitor the IV flow rate? कि एक 5-month-old infant है जिसको सीवियर डायरिया की कंडीशन है, इज़ गिवन विद IV फ्लूइड्स चलाए गए हैं, तो क्या रेशनल देगी नर्स कि IV फ्लो रेट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए? IV फ्लो रेट को किस लिए क्लोजली मॉनिटर करना होगा? ऑप्शन फर्स्ट लिमिटिंग आउटपुट, ऑप्शन सेकंड रिप्लेसिंग लॉस्ट फ्लूइड्स, ऑप्शन थर्ड अवॉइड IV इन्फिल्ट्रेशन, या ऑप्शन फोर्थ प्रिवेंटिंग कार्डियक ओवरलोड। सो जल्दी से अपना आंसर सोचेंगे। So the correct answer is option fourth, for preventing the cardiac overload। IV फ्लो रेट को क्लोजली मॉनिटर करेगी नर्स ताकि बच्चे के हार्ट पर ओवरलोड ना हो जाए, कि अगर IV फ्लो रेट अगर बहुत ज़्यादा है या फिर IV फ्लो से सर्कुलेशन ओवरलोड हो रहा है, बहुत ज़्यादा फ्लूइड चला गया है, उसकी वजह से हार्ट पे लोड पड़ सकता है, कार्डियक ओवरलोड हो सकता है बच्चे को। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ।